हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए उससे पहले कुछ शुरू करते हैं। घर से जब हम निकले दिल में कुछ अरमान थे। घर से जब हम निकले दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झोपड़पट्टी, एक तरफ शमशान थी। एक तरफ थी झोपड़पट्टी, एक तरफ शमशान थे। पैरों के नीचे हड्डी आई, पैरों के नीचे हड्डी आई। उसके भी ए बयान थे, उसके भी ए बयान थे। ये चलने वाले संभल कर चल, ये चलने वाले संभल कर चल। हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। बहुत ही अच्छा जो आपको हमने आज सुनाया है, बताई है जो बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मन करता है इसे दोबारा एक बार दोहराएं कि घर से जब हम निकले दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झोपड़पट्टी, एक तरफ शमशान थी। पैरों के नीचे हड्डी आई, पैरों के नीचे हड्डी आई। उसके भी ये बयान थे, ये चलने वाले संभल कर चल, ये चलने वाले संभल कर चल। हम भी कभी इंसान थे। इसी खूबसूरत लाइन के साथ मैं अब है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ईसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो मित्रों? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज आप लोगों के सामने हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबको पता है जनरली सीजीएल प्री का रिजल्ट आ चुका है। मेंस की आप लोगों को डेट पता है कितनी है? जनवरी में है, 29 जनवरी को आप लोगों के मेंस होना है। 28-29 जनवरी है, दो डेट हैं, 28 भी है 29 भी है, मतलब 2 दिन में मेंस आप लोगों का कराया जाएगा। सीजीएल प्री का एग्जाम आउट हो चुका है, रिजल्ट भी उसका आ चुका है, सारी चीज़ें उसकी क्लियर हो चुकी हैं। अब जो लोग इसमें मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस बैच है। ये सीजीएल टीयर 2, सीजीएल का जो टीयर 2 होगा वो मेंस जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए इंग्लिश का डेली प्रैक्टिस बैच लाएंगे, मतलब प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे। अभी मान लीजिए आप लोगों के सामने लिखा होगा करेक्ट द, यहाँ पर दिख रहा होगा करेक्ट द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो भी सेंटेंस लिखे होंगे उनमें आपको क्या मिस्टेक है वो फाइंड करनी है। देखते हैं कौन जो सेंटेंस लिखे हैं इनमें कैसे मिस्टेक फाइंड करोगे। जो हम बात बता दें कि सीजीएल मेंस का जो भी बच्चे प्रैक्टिस एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, और प्री जो बच्चा तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। जो भी लोग प्री के एग्जाम में बैठना जाएंगे, जो भी सीजीएल के प्री में एग्जाम में बैठेंगे उनके लिए, और जो मेंस में बैठने जाएंगे उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी। जो सीजीएल का आज लेक्चर आपका सेशन फर्स्ट रहेगा, प्रैक्टिस का सेशन आपका प्रैक्टिस क्लास मानिए या प्रैक्टिस सेशन मानिए, आप ये लेक्चर मानिए। आज आप इसका लेक्चर पहला शुरू हो चुका है। इसमें आप प्री का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आपका करेंगे। आप एसएससी के प्री नहीं, आप इसमें जाइए, चाहे सीजीएल में जाइए, सीएचएसएल का एग्जाम आप दे रहे हो, आप एमटीएस का एग्जाम देते हो, और आप सीपीओ का एग्जाम देते हो, या स्टेनो का एग्जाम देते हो, या आप एसएससी जीडी में इंग्लिश की, हिंदी की जगह आप अगर इंग्लिश लिए हैं तो आप इसमें कोई भी आप एग्जाम देंगे उससे बाहर नहीं रहेगा। इसी सब कॉन्सेप्ट पर चीज़ें आएंगी। आशा करते हैं सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। अब धीरे धीरे शुरू करते हैं, क्योंकि आपको मेंस में कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। पढ़ चुके होंगे आप, बहुत बहुत सारा पढ़ चुके होंगे सभी लोग। जो भी लोग होंगे अगर जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जनरली पढ़ ही चुके होंगे सारे लोग। देखते हैं कौन इसका आंसर देने की कोशिश करता है, कौन आंसर देने की कोशिश करता है। लिखा है द कंट्रीज इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर। ए पार्ट में एरर है तो ए पार्ट में बताइए, बी पार्ट में एरर है तो बी पार्ट में बताइए, सी पार्ट में एरर है तो सी पार्ट में बताइए, डी पार्ट में एरर, अगर नो एरर है तो डी आंसर लगाइए। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने ए पार्ट में एरर, अगर ए भी कर दिया करें आप लोग कि कौन सी एरर है, कि बी पार्ट में एरर है, चाहे इसकी जगह आर आएगा सर, तो ऐसे लिख के भेजा करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। देखते हैं यहाँ पर लिखा है द कंट्रीज इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। सबको पता है कि एग्रीकल्चर नाउन है। अगर एग्रीकल्चर नाउन है, एग्रीकल्चर के पहले क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल उन्हीं के साथ लगता है जो वर्ड्स नाउन होते हैं, इसका मतलब नाउन है। नाउन हमारे पास 2 प्रकार के भी रहेंगे, एक तो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, एक काउंटेबल नाउन होते हैं। अब पता होगा, पढ़ा होगा कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए, एन और द, इनका प्रयोग नहीं करते हैं। जब स्पेसिफिक बात हो जाए, एग्रीकल्चर में जब स्पेसिफिक बात हो तब हम इसके पहले ए एन का प्रयोग, दा का प्रयोग करते हैं। बाकी जब अनकाउंटेबल में हो जाएगा इसके पहले हम नहीं करते। काउंटेबल जो भी नाउन होंगे, अगर काउंटेबल में भी अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उनके साथ हम बगैर आर्टिकल डिटरमिनर नहीं लिख सकते हैं।
जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा आई एम टीचर, आई एम टीचर, तो आपको पता है कि आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, टीचर उसका ऑब्जेक्ट है। अब पता है कि टीचर नाउन है क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनते हैं, नाउन है। दूसरा पता है टीचर अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन बगैर आर्टिकल डिटरमिनेंट के नहीं लिखे जाते हैं। इसीलिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, आ का प्रयोग करना पड़ेगा। दा कर देंगे, इसका मतलब पर्टिकुलर पता चल जाएगा वो किस सब्जेक्ट का है, किसका टीचर है। आ हमें आवश्यकता है लगाने के लिए, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर आपका कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमें दा की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, इसमें किसी प्रकार को कोई डाउट नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन बेहद आसान है। क्या लिखा है इसमें, एवरी अलाइव क्रिएचर इन द सी इज अफेक्टेड बाई पोल्यूशन, अफेक्टेड बाई पोल्यूशन। देखते हैं कौन बच्चा इसमें आंसर देने की कोशिश करता है। अफेक्टेड बाई पोल्यूशन, देखिए एक दो वर्ड होते हैं आपके जीवन में, ना कभी भूलना। एक वर्ड होता है अफेक्ट, एक वर्ड होता है बच्चों इफेक्ट, एक वर्ड होता है इफेक्ट। इसमें कौन सा नाउन होता है, कौन सी वर्ब होती है, कौन सा नाउन होता है, कौन सा वर्ब होता है। चलिए आंसर देने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें कि इफेक्ट क्या है, नाउन है या इफेक्ट नाउन है, या इफेक्ट वर्ब है या इफेक्ट नाउन है या इफेक्ट वर्ब है, बताने की कोशिश करें। जनरली इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक वर्ड आप लोगों को बताइए, एक मूवी थी रावण, रावण एक मूवी थी, उसमें से आपको रा हटा देना है, ऐसे आपका क्या हो जाएगा अफेक्ट, अफेक्ट क्या हो जाएगी वर्ब, इसे बच्चों क्या हो जाएगा इफेक्ट, इफेक्ट क्या हो जाएगा नाउन। इसका मतलब इफेक्ट आपका क्या है, नाउन है, अफेक्ट आपकी क्या है वर्ब है। अगर इफेक्ट नाउन है तो अफेक्ट क्या है वर्ब है। ऐसे याद करना है कि कोशिश क्या, जो भी कंफ्यूजन वाले वर्ड होते हैं उनको बहुत आसानी तरीके से आप लोगों को याद करना है। ऐसा नहीं है कि रट रहे हैं, रटने पर चीज़ें कुछ समय के लिए तो आपको आसान लगेंगी, लेकिन एक समय बाद आप भूल जाएंगे। लिखा है कि इसमें कि करेक्ट द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इंग्लिश के हम इसमें कॉन्सेप्ट और यूज दोनों बताते हैं, इसी लिखा है कि इंग्लिश कॉन्सेप्ट एंड यूज बाई अवेसन। चलिए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। आज अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये लिखा है कि इज मेन वर्ब नहीं है और हेल्पिंग वर्ब है, अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में देखिए अगर लिखा होता इफेक्ट, क्योंकि इफेक्ट तो हो जाता नाउन, लेकिन अफेक्ट है वर्ब, लिखिए वर्ब सेंटेंस पैसिव में है, ठीक है, यहाँ पर नो एरर, इसका मतलब अफेक्ट सही है, अफेक्ट में कोई प्रकार की एरर नहीं है। बाई प्रीपोजिशन लगा के पॉल्यूशन हमने लिख दिया है, क्योंकि पॉल्यूशन जिसके लास्ट में TION होता है वो वर्ड नाउन होता है। और जनरली हमें प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट, जिसे हम वर्ब के आएंगे जिसे जीरेंट सिर्फ और सिर्फ लिखे जाते हैं। नाउन इक्विवेलेंट सारे नहीं लिखे जाते हैं, सिर्फ वर्ब के आएंगे जिसे बना जीरेंट लिखा जाता है, और तीन ही वर्ड्स आते हैं प्रीपोजिशन, वो भी यहाँ पर सही है। अब सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट का देख लें, सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, डिसाइड करने का एक बच्चा बता रहा है कि कैसे पहचानेगा। अब देख लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा। अब इसमें लिखा है कि एवरी अलाइव क्रिएचर इन द सी, इन प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है ना ये पूरा बनेगा आपका बच्चों नाउन फ्रेज, ये पूरा बनेगा आपका नाउन फ्रेज, ये पूरा बनेगा आपका नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज के लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर 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 आती है, पहचानोगे नाउन फ्रेज है, इसका मतलब वर्ब हमेशा इसके लिए कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। फिर देखते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर कैसा आंसर और क्या आ जाएगा। अब तो पता चल गया आप लोगों को होगा कि आंसर क्या है। इसका मतलब है आंसर यहाँ तक बिल्कुल सही है, बी पार्ट में, सी पार्ट बिल्कुल सही है। अभी ये नहीं डिसाइड कर रहे हो कि आप नो एरर है, क्योंकि दो पार्ट सही है, अभी ए पार्ट बचा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक लिखा है क्रिएचर, क्रिएचर आपका नाउन है। नाउन के पहले बच्चों कौन सा वर्ड रहता है बताएंगे। नाउन के पहले या तो डिटरमिनर मिलेगा आपको या एडजेक्टिव मिलेगा। डिटरमिनर बोले तो हम आर्टिकल भी बोल सकते हैं, ये आर्टिकल आपको नहीं पता है, आर्टिकल आपको पता है कि ए एन दा होते हैं। डिटरमिनर भी आप पहचान लेते हैं, माई हो गया है, अवर हो गया है, हिज हो गया है, योर हो गया है, ये सारे डिटरमिनर होते हैं। इसके पहले इसका मतलब एलाइव क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का प्रयोग हम करते हैं, कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो उनका हम प्रेडिकेटिव यूज करते हैं, कुछ का यूज हम पोस्ट पॉजिटिव करते हैं। मतलब यह है कि कुछ का प्रयोग ऐसे समझ लीजिए आसान भाषा में, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा नाउन के पहले किया जाता है, जिनका प्रयोग हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। और कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग नाउन के बाद में किया जाता है। इसी में से एक आपका ये अलाइव है, जिसका प्रयोग कभी भी नाउन के पहले नहीं किया जाता है, जिसका प्रयोग हमेशा नाउन के बाद में किया जाता है। इसका मतलब अलाइव से संबंधित हमें कोई वर्ड लिखना पड़ेगा जिससे जो एडजेक्टिव हो। इसका मतलब हम लिख देंगे लिविंग,
इसी का मिलता जुलता वर्ड होगा लिविंग। इसका हमेशा हम नाउन के पहले प्रयोग करेंगे, कभी भी बाद में प्रयोग नहीं करेंगे। ये वर्ब में आईएनजी लगा के हम पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बना देते हैं। तो ए फरहान मिलो सजना, इसमें हो जाएगी आपकी एरर। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। किसी प्रकार को डाउट हो तो कमेंट करें तुरंत। किसी प्रकार को अगर आप लोगों को डाउट लग रहा है किसी प्रकार का भी, तो आप लोग तुरंत कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट है, एक नहीं 2 स्टार लगाइए, जितने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, इट इज नॉट अलाउड टू टॉक ऑन द फोन इन द लाइब्रेरी। इन द लाइब्रेरी। देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर देने की कोशिश करता है। देखते हैं इसका कौन बच्चा आंसर देने की कोशिश करता है। इससे पहले हम इसमें कुछ समझाना चाहेंगे, ऐसे अभी नहीं कर पाओगे, समझने की कोशिश करो। एक हम सेंटेंस लिख रहे हैं, टू वर्क हार्ड इज मैंडेटरी। मैंडेटरी नाउ। हमने एक सेंटेंस लिखा है कि टू वर्क हार्ड इज मैंडेटरी नाउ। कठिन परिश्रम करना आप लोगों को क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, इस तरीके के जो सेंटेंस हमने लिखा है इसका मतलब है टू वर्क हार्ड। टू वर्क हार्ड इसका मतलब है इन्फिनिटिव वाला क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। जब भी बच्चों को पता है कि जब भी इन्फिनिटिव सब्जेक्ट बनता है उसके लिए वर्ब सिंगुलर आती है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा मैंडेटरी नाउ। आगे आ जाएगा ये, इसका क्या बन जाएगा, इज और एम आर लिंकिंग जो वर्ब होती हैं, इसे एम लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद आपके ऑब्जेक्ट नहीं कॉम्प्लीमेंट आते हैं, ये उसका क्या बन जाएगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अभी समझने की कोशिश करना, हम अभी समझा रहे हैं कि इसमें समय लगेगा भले, लेकिन समझने की कोशिश करना कि टू वर्क हार्ड इज मैंडेटरी नाउ। इसका मतलब टू वर्क हार्ड यहाँ पर इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट बनेगा। जब भी सब्जेक्ट इन्फिनिटिव का बनता है वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। और जब भी देख लेना कि वर्ब लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट ही लिखे जाते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद में हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखते हैं इसको हम अब किस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें कि इट इज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी, it is mandatory to work hard, it is mandatory to work hard now, it is mandatory to work hard now। इसको हम लिख सकते हैं। अब सबको पता होगा कि इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। अगर इसका हम सब्जेक्ट मान लीजिए, एक्चुअली में यही सेंटेंस है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के सही हैं। यहाँ पर लिखा है कि इट इज मैंडेटरी टू वर्क हार्ड, आपको ये मैंडेटरी है कि वर्क हार्ड आप करेंगे तो आप को करना ही चाहिए, अनिवार्य है वर्क हार्ड करना। इसका मतलब टू यहाँ पर आ गया है, इट यहां पर आ गया है। इसी सेंटेंस को हम देखिए ऐसा लिखा, इसका मतलब इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ध्यान करना, समझ रहे होगे कि इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि टू वर्क हार्ड इज मैंडेटरी नाउ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट है। इसका सेंटेंस में अगर प्रयोग हो जाए, अगर ना भी हो तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसी से रिलेट करके अभी हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं आगे, दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। ये तो नया सेंटेंस इसलिए लिखा था जिससे तुम्हें चीजें समझ जाओ। देख तो आगे सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखा होगा कि इट इज अलाउड। अब देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोई बताएगा? कोई बताएगा? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हमने उठा दिया है। अब देखना एक बात हम ध्यान रख लें, जो एक्टिव वॉइस होती है, आपका एक्टिव होता है, एक पीवी होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है। समझ गए? ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ध्यान रखना, हम क्या बोल रहे हैं कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाता है। आशा करते हैं पॉइंट ये वाली बात समझ में आई होगी। चलिए जो समझ में आई है तो इसका हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है पैसिव है, अब पैसिव अगर है तो इसका हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसका मतलब हमें इसमें लिखिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट टू हटा दें, इट हटा दें, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लिखा है टू टॉक, लिखा है टू टॉक ऑन द फोन, टू टॉक ऑन द फोन इन द लाइब्रेरी, in the library is not allowed,
इज नॉट अलाउड। इस सेंटेंस को अभी हमने बताया कि जब भी हम टू टॉक वाला पीछे वाला सेंटेंस, ध्यान करो हमने क्या बताया था पीछे वाला सेंटेंस कि टू वर्क हार्ड, उसको हमने इट से लिखा था। अब इसका हम पैसिव है, अभी ये पीबी में है। एक्चुअली में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये अभी किसमें है, पीबी में। इसका अगर बच्चों हम ए बी बनाए तो कैसे लिखोगे, इसी का अगर हम ए बी बनाए कि टू टॉक ऑन द फोन इन द लाइब्रेरी इज नॉट अलाउड। अब इसी का हम बनाए, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है इज नॉट अलाउड, इसका हमें कोई ना कोई सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। जो मान लीजिए सब्जेक्ट हमने मान लीजिए लिख दिया है दे। अब देखिए इसका पैसिव है, एक्टिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, डू नॉट। अब अलाउड नहीं होगा, अब हो जाएगा अलाउ। डू नॉट अलाउ इन द, डू नॉट अलाउ इन द फोन, डू नॉट अलाउ इन द फोन, फोन ऑन द लाइब्रेरी, इन द सॉरी ऑन द फोन इन द लाइब्रेरी, यही होगा, ऑन इन नहीं था इनकी पहले, क्या ऑन द फोन इन द लाइब्रेरी। देखो बात जो बोल रहे हैं उसे समझने की कोशिश करना, लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी। देखिए सेंटेंस लिखा है, थोड़ा लिखने की अच्छे थी, हैबिट नहीं है इस पर पेड़ पर, धीरे धीरे हो जाएगी, ज़्यादा क्लासेस ले नहीं पाए हैं अभी। जब 100-200 क्लास हो जाएंगे ऑटोमेटिक बहुत अच्छा लिखने लगेगा। अब बाकी जब कॉपी पेन से लिखते हो उसमें अंतर रहता है, समझ जाओगे सारी चीज़ें लिख रहे हैं, बार बार बोलते हैं एक बात है। देखिए हमने लिखा है कि टू टॉक ऑन द फोन इन द लाइब्रेरी इज नॉट अलाउड, इसी का हमने पीवी का, इसी का हमने ए बी बना दिया है। लिखा है कि दे डू नॉट अलाउ ऑन द फोन इन द लाइब्रेरी, देखिए लिखा है। अब यहाँ पर डू नॉट, यहाँ पर लिखा है डू नॉट अलाउ, अलाउ लिखा है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के बाद में, अब मेन वर्ब के बाद में सॉरी टू टॉक तो अभी छूट ही गया है लिखना है। यहाँ पर लिखा था दे डू नॉट टू टॉक, टू टॉक होगा पहले, यहाँ पर लिखना है टू टॉक। जब टू टॉक नहीं लिखेंगे जाएगा कहीं, इसका मतलब हो जाएगा टू टॉक ऑन द फोन इन द लाइब्रेरी। अब देखिए टू टॉक आपको पता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। जब भी, एक बात और ध्यान रखना, हम बोल रहे हैं खूब ध्यान से सुनना, खूब बिल्कुल ही माइंड लगा के, कि जब भी मेन वर्ब के बाद में, जब भी हम मेन वर्ब के बाद में कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखते हैं, जो नॉन फाइनाइट वर्ब लिखते हैं, जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है, जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही उस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट बन जाता है। समझना है कि मेन वर्ब के बाद में जब भी हम कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखते हैं तो वो जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही उस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट बन जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर दे डू नॉट का सब्जेक्ट क्या है, ये दे डू नॉट का सब्जेक्ट, सॉरी डू नॉट अलाउ का सब्जेक्ट क्या है, दे। इसका मतलब फिर टू टॉक का भी सब्जेक्ट यही बनेगा। अब इसका सेंस पता बच्चों क्या निकल आएगा कि दे डू नॉट अलाउ, दे खुद से कह रहा है, खुद के लिए, कि फोन करना मना है, कि वहां पर ये चीजें गलत हो जाएंगी। अगर आपको ये पता है किसको मना करना है, किसको मना करना है, यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर आप प्रीपोजिशन, यहाँ पर आप टू टॉक का प्रयोग नहीं कर सकते। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा कि हम बार बार एक बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर जब भी मेन वर्ब होगा उसके बाद में अगर आपको टू टॉक का मतलब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब अगर आपने लिखी है, जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसका सेंस निकलने के आ जाएगा आपका कि आप किसे मना करने के नहीं, खुद के लिए मना करने के लिए बात आ जाती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब क्योंकि इस केस में हम क्या करेंगे अभी यही समझ जाओगे, तो इस केस में हम करेंगे या तो यहाँ पर कोई पर्सन मेंशन कर दें, टू टॉक नहीं आगे, या जीरेंड फॉर्म में कर दें। जीरेंड में हमेशा इन जनरल बात होने लगती है, जैसे हम यहाँ पर कर दें या अलाउ टॉकिंग कर सकते हैं। अगर हमने लिख दिया है टॉकिंग, अगर हमने यहाँ पर बच्चे लिख दे टॉकिंग, या लिख दें एनीबडी, या लिख दें एनीबडी, मतलब दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, या तो लिखेंगे टॉकिंग या लिखेंगे एनीबडी। टॉकिंग लिखो या एनीबडी लिखो, दोनों में से कोई चीज आ सकती है, तो पता होगा आपको, टॉकिंग लिखो या एनीबडी लिखो तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब ये बताइए, जो एक्टिव वॉइस में जो यहीं पर जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जब यहाँ नहीं लिखा जा रहा है तो वो सब्जेक्ट में कैसे लिख जाएगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में अभी हमने बताया है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। और पैसिव बनाते समय जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम सेंटेंस के पैसिव में बनाने पर ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बना देते हैं। इसका मतलब जो टू टॉक का हम एक्टिव में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो बच्चों पैसिव में कैसे करेंगे, तो यहाँ पर टू टॉक का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा टॉकिंग। आशा करते हैं वाली बात समझ में आई हो, दोनों बातें समझ में आई हो तो तुरंत इस एग्जाम्पल को आप नोट कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, जिसको भी करना है, समझने की बात है। अब हटाने के बाद हम फिर से समझाते हैं, और क्योंकि अभी यहाँ पर अब आप लोग आशा करते हैं समझ जाओगे और सही कर लोगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, इतना बचा ही है, चलिए तुम भी हटो, आगे चलो।
देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि इट इज नॉट अलाउड। अब देखिए लिखा है टू टॉक। अब पता चल गया है कि यहाँ पर कि टू टॉक, अगर आप यहाँ चाहेंगे टॉकिंग कर देंगे तब भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर आपने टॉकिंग कर दिया यहाँ पर है तो टू टॉक गलत हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर टॉकिंग कर दिया है तो टू टॉक गलत हो जाएगा। पहला पॉइंट है। अगर दूसरा यहाँ पर आप कोई पर्सन लगा देते हैं, अगर कोई पर्सन लगा देते हैं तब क्या गलती हो जाएगी, तब आपका क्या हो जाएगा, तब यहाँ से पीछे वाला चीजें पोर्शन गलत हो जाएगा, अलाउ वाला गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर से हमें इट हटा के कोई ऐसा सब्जेक्ट लिखना है जो किसी को भी अलाउ ना करें। तो यहाँ पर हम बच्चे क्या लिख सकते हैं, कोई आंसर बताएगा? आंसर में हम लिख सकते हैं नो बडी। अब पता है सबको कि नो बडी में, क्योंकि अब तो पता चल गया कि नो बडी में निगेटिव वर्ड छुपा रहता है, इसीलिए नॉट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए सेंटेंस हो जाएगा nobody is allowed to talk on the phone in the library if for अनमिलो सजना is a required answer। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। अब इससे ज्यादा अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझने की कोशिश करना है। बहुत अच्छा है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि वॉकिंग अलोंग द सिटी आफ्टर डार्क इज नॉट अ गुड आइडिया। देखिए आइडिया आपका नाउन है और आइडिया के पहले लिखा है गुड आपका एडजेक्टिव है। आइडिया नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्योंकि उसके लिए जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमें आर्टिकल की आवश्यकता पड़ेगी। डिटरमिनर भी आ गया है, यहाँ पर आर्टिकल भी लगा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। मतलब सी पार्ट में कोई एरर नहीं है। लिखा है आफ्टर डार्क इज नॉट। अब यहाँ पर लिखा है इज का मतलब क्या है, सिंगुलर वर्ब है। अगर सिंगुलर वर्ब है तो उसका सिंगुलर सब्जेक्ट भी होगा। यहाँ पर बच्चों दिखा है कि अलोंग क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के आगे वाला सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पर सिटी भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, सिटी इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आफ्टर भी आपका प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बच्चा बन रहा है, डार्क बन रहा है। समझने की कोशिश करना कैसे पकड़ते हैं एरर है। कोई बच्चा कहता है कि एरर कैसे पकड़ने, ऐसे तरीके से एरर पकड़नी है कि यहाँ पर अलोंग प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट अलोंग का ऑब्जेक्ट द सिटी बन गया है। अब ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट बनता नहीं है, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट बने ना तो उसके अकॉर्डिंग कभी वर्ब आएगी नहीं। इसका मतलब आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का उसका ऑब्जेक्ट डार्क लिखा हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग बन नहीं है कि वर्ब आएगी इस वॉकिंग के अनुसार। इसका मतलब वॉकिंग सब्जेक्ट है। आज क्लास में पढ़ाया था जब भी किसी भी सेंटेंस का जीरेंड में सब्जेक्ट बना है, वर्ब में आईएनजी लगाने से हम जीरेंड का निर्माण करते हैं। जीरेंड बराबर नाउन होता है और नाउन सब्जेक्ट बनता है, और जब भी जीरेंड सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। देखिए बच्चों वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी और सिंगुलर वर्ब आ गई है। एक बात यहाँ पर लिखी है, जो वर्ब आपका गलत है, अलोंग गलत है। अलोंग क्यों गलत है, देखते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। अलोंग क्यों गलत है आपका, देखते हैं अलोंग क्यों गलत है। आप समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है अलोंग। अलोंग प्रीपोजिशन एक होता है अलोंग, अब एक होता है थ्रो। एक होता है अलोंग, एक होता है थ्रो। मतलब अलोंग का प्रयोग जब भी हम प्रयोग करते हैं पैरेलल सेंस में करते हैं, मतलब समान सेंस में करते हैं। जैसे आप जा रहे हैं, रोड के सामने जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, अलोंग द रोड, अलोंग द रोड। अगर हम बोल दे अलोंग द रिवर, अलोंग द बीच, अलोंग द बीच, इस तरीके से बोलेंगे। जब भी हम पैरेलल मतलब समान की बात करेंगे तो हमेशा हम अलोंग का प्रयोग करेंगे। ये 2D में रहता है, इसका प्रयोग हम जनरली 3D में करते हैं। 2D 3D मूवी नहीं, 2D 3D 3 डायमेंशनल जो फिगर टाइप से रहते हैं, आप लोगों के पढ़े होंगे, उसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अलोंग द रोड या अलोंग द रिवर, अलोंग द बीच, इसमें प्रयोग करते हैं पैरेलल चलते हैं, उसके हम समान चलते हैं। नदी बह रही है उसके साइड में चल रहे हैं आप हैं, रोड चल रही है उसके साइड में चल रहे हैं आप हैं, इसके लिए हम अलोंग का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब सिटी में तीनों चीजें होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, बिल्डिंगें बनी रहती हैं, सारी चीजें, इसीलिए हम अलोंग का प्रयोग ने बच्चों थ्रो का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, थ्रो का प्रयोग करेंगे। ए में आंसर आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है आई डोंट लाइक इंग्लिश क्लाइमेट, आई डोंट लाइक इंग्लिश क्लाइमेट एंड आई डू नॉट लाइक इंग्लिश फूड आल्सो। देखिए एक वर्ड लिखा है आल्सो, इस पर हम कुछ चर्चा करते हैं। एक वर्ड लिखा है हमने आल्सो। देखिए आल्सो का प्रयोग हम 2 प्रकार से करते हैं, एक तो पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, एक तो पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं और एक तो उसका मिड में करते हैं। दूसरा वर्ड एक होता है बच्चों एज वेल। एज वेल एज नहीं कर रहे हैं, इसका भी प्रयोग हमेशा पॉजिटिव में किया जाता है। जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा अभी बता देंगे, समझा देंगे, और उसके बाद इसका प्रयोग एंड में किया जाता है। किसमें किया जाता है, एंड में किया जाता है, समझ रहे होंगे। इसका प्रयोग एंड पोजीशन पर किया जाता है, एंड पोजीशन पर किया जाता है। एक वर्ड आपका टू होता है, इसका भी प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, इसका प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और एंड पोजीशन पर होता है, एंड में होता है।
एक वर्ड आपका होता है, एक वर्ड आपका और कौन सा होता है, पहले इन तीन को बारे में समझिए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि एंड के पहले कंजंक्शन है, कंजंक्शन से पहले एक क्लाउज पूरा हुआ है, आगे दूसरा क्लाउज है। इसका आई डोंट लाइक इंग्लिश फूड, इसका मतलब निगेटिव है, निगेटिव वाले में पॉजिटिव हो नहीं सकता, आल्सो का भी आ नहीं सकता, क्योंकि आल्सो का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं और मिड में भी करते हैं, लास्ट में आल्सो इसलिए कर लेते हैं। दूसरा है कि एज वेल का प्रयोग तो हम कर सकते थे इंड पोजिशन पर, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, सेंटेंस आपका निगेटिव है, इसलिए एज वेल भी नहीं आएगा। टू का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, लेकिन टू का प्रयोग भी पॉजिटिव में होता है, इंड में हम कर सकते हैं लेकिन इंड में होगा नहीं। फिर अब कौन सा वर्ड बचा है आपके पास है, अब आपके पास कौन सा वर्ड बचा है, एक वर्ड होता है ईदर, समझाएंगे अभी। एक वर्ड होता है ईदर, इसका प्रयोग है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, इसका प्रयोग इंड में भी होता है और निगेटिव सेंटेंस में भी होता है, क्योंकि नीदर कर दोगे उसमें निगेटिव बना हुआ आता है, इसीलिए इंड में भी होता है इसका बच्चों प्रयोग है, और इसका प्रयोग हम निगेटिव में भी करते हैं, इसका प्रयोग हम निगेटिव में करते हैं। तो आल्सो की जगह आपका क्या हो जाएगा, आपको ईदर का प्रयोग करना पड़ेगा, आल्सो की जगह आपको ईदर का प्रयोग करना पड़ेगा। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। अगर पॉइंट समझ में आया है तो तुरंत बगैर देर किए हुए आप लोगों को वीडियो को शेयर कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं उनको वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये क्या होता है आपको पता होगा, अगर एक तरफ निगेटिव को स्टेटमेंट दिया है तो हम नीदर नॉर का प्रयोग करते हैं, और अगर एक तरफ पॉजिटिव सेंटेंस दिया उसके लिए हम सो का प्रयोग करते हैं। जनरली क्लास में सब लोग पढ़े भी होंगे और जानते भी हैं। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाता है, आल्सो की जगह ईदर का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। सी फॉर का होना प्यार है, इज अ रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आगे लिखा है, हाँ लिखा है कि वी डिसाइडेड टू मेक अल्टरनेट अरेंजमेंट्स इन केस द होटल वाज फुली बुक्ड। देखते हैं क्या होता है, इसका आंसर बताने की कोशिश करें कोई, देखते हैं इसका आंसर बताने की कोशिश करें। एक आपका वर्ड होता है अल्टरनेट, एक वर्ड होता है अल्टरनेट, अब एक वर्ड आपका होता है बच्चों अल्टरनेटिव। जो वर्ड्स होते हैं जब इतनी प्रैक्टिस करोगे तभी पकड़ पाओगे, ऐसा नहीं कि एक ही बार में पकड़ने लगोगे कि हाँ ये वर्ड, जब इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी चीजें सीख जाओगे ऑटोमेटिक एरर पकड़ने लगोगे। अभी लग रहा होगा अरे कैसे आ गया है कैसे नहीं आया है, देखिए जो वर्ड सेट होते हैं तो ये पता चल जाएगा। क्या होटल है, वाज है, इसके बारे में क्या है, बुक्ड है, इनका तो बदलेगा ना सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, वाज वर्ड को पकड़ के देखना है। तो अल्टरनेट एक वर्ड होता है, एक अल्टरनेटिव वर्ड होता है। देखिए यहाँ पर एक अल्टरनेट होता है, एक अल्टरनेटिव होता है। जो बच्चा अल्टरनेट जो वर्ड होता है वो आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ये आपका एडजेक्टिव होता है। जो अल्टरनेटिव होता है ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों का काम करता है। ये किसका काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है, आपका नाउन का भी काम करता है। अल्टरनेटिव दोनों जगह से काम करता है। अब ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में किस प्रकार से इसका प्रयोग किया गया है। अल्टरनेट का आपका एडजेक्टिव भी होता है और अल्टरनेटिव आपका एडजेक्टिव और नाउन दोनों होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है बाई टर्न्स। इसका मतलब क्या हो जाता है, एक तो होता है इसका, इसके दो मतलब होंगे क्योंकि एडजेक्टिव में मतलब बदल जाएगा और आपका नाउन में मतलब हो जाएगा। एडजेक्टिव में इसका मतलब होता है ऑप्शनल, इसका मतलब होगा ऑप्शनल। अब नाउन में इसका मतलब बच्चा होगा ऑप्शन, नाउन में इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन हो जाए। देखो ऑप्शनल और ऑप्शन में, ऑप्शन तो आपको 2 3 4 होते हैं, ऑप्शनल मतलब क्या होता है, वैकल्पिक, वैकल्पिक। ऑप्शन होगा वैकल्पिक होता है। ऑप्शन मतलब क्या होता है कि ये दिया जाता है कि इसमें वैकल्पिक प्रश्न को छाटिए, इस तरीके दिया जाता है। इसका मतलब अल्टरनेटिव क्वेश्चन लिखा होगा। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, वाई टर्न, एक के बाद एक। मान लीजिए 10 लड़के खड़े हैं, हम कहेंगे अल्टरनेट चलते चलिए आप लोग, अल्टरनेट चलिए। इस तरीके भी होता है, इस तरीके भी होता है, अल्टरनेट क्लास चलती है, मतलब एक छोड़ को, एक ना एक को छोड़कर। अल्टरनेट का मतलब क्या है, तो किसी न किसी को छोड़कर, एक ना एक को हम छोड़ के चलेंगे, उसे अल्टरनेट कहेंगे। अल्टरनेट पर अब बताइए, यहाँ पर आपने डिसाइड किया है कहीं पर जाने का, ठीक है, वहां पर आपने सोचा है कि हम अरेंजमेंट करेंगे, किस चीज का, होटल का करेंगे। इन केस अगर सारे होटल फुली बुक्ड पाए गए हैं, मतलब हमेशा अगर ऐसा नहीं हुआ कि होटल अगर फुली बुक्ड पाए गए हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक अदर विकल्प होना चाहिए। अल्टरनेट का मतलब नहीं, अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। मतलब आज आप मान लीजिए क्लास है, ऐसा बोल दिया कि आज मंडे है कि मंडे को मैथ चलेगी, और क्या नाम है सैटरडे, फिर सॉरी क्या नाम है आपका ट्यूसडे को
कोई क्लास नहीं है, फिर आगे क्लास वेडनेसडे को है आपके, इसका मतलब कि अल्टरनेट क्लास चलेंगे, इसका मतलब है अल्टरनेट। फिर क्या आ जाएगी, मान लीजिए फ्राइडे आ गया है तो फ्राइडे क्लास नहीं है, तो आपकी फ्राइडे क्लास हो गए तब सैटरडे को नहीं रहेगी, संडे को आप अगर होए तो मंडे को चलेगी। इसका मतलब है कि अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, एक दिन छोड़कर एक, एक के बाद छोड़कर एक, उसे कहते हैं। अल्टरनेटिव में क्या हो जाएगा, वैकल्पिक हो जाएगा। अब मान लीजिए आप विकल्प सोच कर जाएंगे, मान लीजिए होटल फुल आपको पाया गया है, इसका मतलब अगर आपको होटल फुल मिला है तो आप अपना विकल्प सोचेंगे, ऐसा नहीं एक के बाद हम दूसरा पकड़ लेंगे जाके, नहीं, आप अपना विकल्प सोच के जाएंगे, आप सोचेंगे हमें दूसरा होटल मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर अल्टरनेटिव जगह पर क्या हो जाएगा, सॉरी अल्टरनेटिव जगह पर हो जाएगा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव इज अ रिक्वायर्ड आंसर। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास इतनी है। अगर किसी प्रकार को कोई क्वेरीज लेनी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमें व्हाट्सअप करने से पहले, उससे करने से पहले आप वीडियो का अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। सभी गाइज जितने भी लोग हैं सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद है, आप लोगों का इतना सपोर्ट है, इसी से चीज़ें शादी आगे बढ़ती हैं। आगे इसके पहले अगर किसी प्रकार का आपको क्वेरीज लेनी हो तो आप हमारे इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। आप दोनों नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। एनी टाइम कॉल नहीं है, कॉल हमने बताया है 8 AM टू 8 PM, 8 AM टू 8 PM पर हमें कॉल कर सकते हैं 24 आवर। 24 आवर मतलब आप हमें कभी भी 24 आवर में आप कभी भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान रखना, हमें व्हाट्सअप कभी भी कर सकते हैं, कि कोई भी क्वेश्चन हो, किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आशा करते हैं आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, उन सभी बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा जो लोग पढ़ चुके हैं। जो बिगिनर हैं उनके लिए शायद थोड़ी इसमें प्रॉब्लम हो सकती थी। आशा करते हैं सारी चीज़ें आप लोगों को आज को समझ में आई होंगी। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं हर रोज़ इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।